हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 2 में आज की पहली वीडियो हम देखेंगे वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी पर। देखिए इसके पहले चैप्टर 1 के हमने कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी के ऊपर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और बेसिकली जो कि अरस्तु के अनुसार सबसे पहले इन्होंने टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जो वर्गीकरण इन्होंने किया वो किस आधार पर किया वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिक देखते हैं टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकी जो है एक्चुअल में है क्या। देखिए यदि हम टेक्सोनॉमी या वर्गीकी की बात करते हैं तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत, या आप ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर, इसके अलावा वर्गीकरण एवं इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम वर्गीकी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वर्गीकी के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि किसी भी वर्गीकी के अंतर्गत हम नामकरण का अध्ययन करते हैं, मतलब किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का नाम क्या होगा इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होगा इनका अध्ययन करेंगे। इनके अलावा हम उनके पूरे के पूरे सिद्धांतों का भी अध्ययन वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें वर्गीकी शब्द की तो सबसे पहले जो वर्गीकी शब्द है इसको किसने दिया था? कैंडाले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने किया था? तो आपको याद रखना है कैंडाले नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले वर्गीकी शब्द का यूज किया। देखिए टैक्सोनॉमी के यदि बेसिक टर्म पे हम यदि आप ये देखें तो एक्चुअल में जो टैक्सोनॉमी है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से देखिए टैक्सो से बना है टैक्सिस और दूसरा है नोमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है लॉ यानी कि नियम। तो यदि अपनी भाषा में हम समझे तो क्या हो जाएगा कि अरेंजमेंट जो होता है, अरेंजमेंट मतलब किसी भी चीज को व्यवस्थित करने का जो नियम होता है। देखिए नोमोस मतलब क्या है? नियम, मतलब किसी भी चीज को व्यवस्थित करने का जो क्रम है वही क्या है? आपका वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी है। देखिए यदि वर्गीकरण का इतिहास देखें, यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं तो देखिए जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय यदि हम देखें तो ये किसी ग्रीक दार्शनिक जो कि अरस्तु, जिनको कि आप लोगों को पता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? सबसे पहले अरस्तु ने ही एनिमल्स के बारे में इतनी स्टडी किया और ओवरऑल लगभग 500 स्पीशीज का वर्णन किया सबसे पहले इन्होंने। इसीलिए तो इनको बायोलॉजी का फादर कहते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और इसी कारण से चूंकि इन्होंने एनिमल्स का अध्ययन किया इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो अरस्तु थे इन्होंने जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय इनको जाता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जीवधारियों को देखिए सबसे पहले अरस्तु ने जो है इनका वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण किया तो किनके आधार पर किया? तो रुधिर के रंगों के आधार पर किया। और इनकी एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम हो चाहे वो आपका कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, उसमें अक्सर पूछी जाती है। तो आपको अरस्तु की जो बुक का नाम है इसको जरूर याद रखना है। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो देखिए जो हिस्टोरिया एनिमेलिया ना, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री, हिस्ट्री वर्ड से बना हिस्टोरिया मतलब इतिहास, और एनिमेलियम का मतलब है यहाँ पे कि एनिमल्स का इतिहास। तो जंतुओं का इतिहास नामक जो पुस्तक है यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम, तो इसको सबसे पहले किसने लिखा? अरस्तु ने। देखिए अरस्तु की यदि बात करें तो इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया। देखिए सबसे पहले इन्होंने जो पहला देखिए यहां पहली श्रेणी कौन सी बनाई उन्होंने? एनेइमा, और दूसरी है इनेइमा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है जिसको कि आपको समझना है। यदि हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए एनेइमा की, तो एनेइमा के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं यहां पे फर्क केवल ए और ई का है, देख सकते हैं। एनेइमा में आपका ई है और इनेइमा में आपका ई है। तो देखिए एनेइमा की यदि हम बात करते हैं तो ए फार क्या होता है? एब्सेंट, यानी ऐसे जंतु जिनमें लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी जिनमें आरबीसी का अभाव था, मतलब जिन जंतुओं में आरबीसी का अभाव था उन समूहों को उन्होंने किसके अंतर्गत रखा? एनेइमा के अंतर्गत रखा। तो देखिए बेसिकली एनेइमा के अंतर्गत इन्होंने लाल रुधिर विहीन जंतुओं को रखा, मतलब ऐसे जंतु जिनमें कि लाल रुधिर क्या थी? एब्सेंट थी,
उसको उन्होंने एनेइमा के अंतर्गत रखा। जैसे स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स व इकाइनोडर्म्स, इन सभी के सभी को उन्होंने किस में रखा? एनेइमा के अंतर्गत रखा। क्यों? क्योंकि इनमें आरबीसी क्या थी? अब्सेंट थी। तो इन्होंने दो ही समूह बनाए, एक है एनेइमा और दूसरा है इनेइमा। तो एनेइमा के अंतर्गत इन्होंने किन किन संघों को रखा? तो आप देख सकते हैं स्पंज, निडेरिया, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स आदि। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी थी इन्होंने, तो सब दूसरी श्रेणी में इन्होंने इनेइमा बनाई। इनेइमा के अंतर्गत देखिए उन्होंने सभी के सभी ऐसे प्राणियों को रखा जिनमें की आरबीसी क्या थी? उपस्थित थी, यानी कि प्रेजेंट थी। देखिए इस समूह को उन्होंने पुनः दो उप समूहों में विभाजित कर दिया। मतलब इनेइमा को भी उन्होंने पुनः से दो भागों में विभाजित कर दिया। अब किस किस के आधार पर किया? तो यहां पे देख सकते हैं, मतलब इनके जन्म देने के आधार पे। जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अंडे को जन्म देते हैं और कुछ जो है डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे इसके आधार पे इन्होंने क्या किया कि पुनः इनको दो उपसमूहों में विभाजित कर दिया। तो इसमें से एक पहला है विविपैरा या जरायुज। तो विविपैरा, जैसा कि देखिए यहाँ पे वी का मतलब है वी फॉर, आप ये लगा सकते हैं कि वी फॉर बच्चा। तो बच्चा आप ऐसा समझ सकते हैं, इसलिए आपको भूलेगा नहीं। तो ऐसे देखिए विविपैरा या जरायुज, तो विविपैरा या जरायुज के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, इसके अलावा पशु जो होते हैं, कुत्ता हो गया आदि। तो बेसिकली कुत्ते की जो कुतिया होती है, यहाँ पे आप कुत्ता नहीं समझ लीजिएगा। तो देखिए जो विविपैरा या जरायुज होता है ना, तो इसके अंतर्गत ऐसे सभी के सभी प्राणी आते हैं जो कि डायरेक्टली जो है बच्चों को जन्म देते हैं। तो किसी भी यहाँ पे आप चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, चाहे पशु, इनकी सभी की सभी जो फीमेल्स हैं बेसिकली वो डायरेक्टली किनको जन्म देती हैं? बच्चे को जन्म देती हैं। इसलिए विविपैरा या जरायुज के अंतर्गत उन्होंने सभी ऐसे जंतुओं को रखा जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। देखिए दूसरा समूह उन्होंने उपसमूह कौन सा बनाया? ओविपैरा। ओविपैरा या इसको कहते हैं अंडयुज या अंडायुज भी आप कह सकते हैं, या इसको अंड प्रजक भी कहीं कहीं पे लिखा आपको मिलता है। तो आपको अंड प्रजक और सजीव प्रजक भी मिलता है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सजीव प्रजक का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, यानी विविपैरा या जरायुज। और अंडयुज या अंड प्रजक किसे कहते हैं? ओविपैरा को, जो कि डायरेक्टली क्या करते हैं? अंडे को पहले जन्म देते हैं। देखिए इसके अंतर्गत सभी अंडे देने वाले जंतुओं को शामिल किया गया है। तो ओविपैरा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? अंडयुज आते हैं, जिनको कि जो कि डायरेक्टली अंडे को जन्म देते हैं। तो अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं इनको कहाँ शामिल किया गया है? ओविपैरा यानी कि अंडयुज में शामिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेढक हो गया, छिपकली हो गई, सर्प हो गया, पक्षी आदि, ये सभी के सभी क्या देते हैं? ये सभी के सभी जो हैं ये अंडे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा यहाँ पे वीडियो जो कि वर्गीय या टैक्सोनॉमी के बेसिक टर्म के ऊपर आपको हमने आज कराया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।